स्वागत है आपका श्री बालाजी स्कूल नगरदास की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं के शर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या है। तो आपने छोटी क्लासों में विज्ञान के बारे में पढ़ा है, विज्ञान की पुस्तक को या किताब को आपने पढ़ा है, तो वहाँ आपने नोट किया होगा कि उस किताब में विज्ञान के संबंधित अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पार्ट थे। वहाँ कोई पार्ट फिजिक्स के बारे में, भौतिकी के बारे में था, कोई पार्ट रसायन यानी कि केमिस्ट्री के बारे में था, कोई पार्ट जीव विज्ञान के बारे में था। तो आपने छोटी क्लासों में एक चीज़ देखी है कि विज्ञान जो है वो कोई एक विषय ना होकर के बहुत सारे विषयों का समावेश है, उसमें बहुत सारे विषय हैं। यानी कि विज्ञान जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिनमें से कुछ ब्रांचेज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आपने 9th और 10th में पढ़ा है कि आपकी जो बुक थी उस बुक में कुछ चैप्टर जो थे वो आपके फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के थे, कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के थे, और कुछ चैप्टर जो है वो आपके बायोलॉजी या जीव विज्ञान के थे। तो वहाँ आपको इतना तो समझ में आया कि विज्ञान में अलग अलग ब्रांचेज या अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो वैसे तो विज्ञान में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो यहाँ हम मोस्टली उस विज्ञान को या उस साइंस सब्जेक्ट को जो है वो 3 मुख्य सब्जेक्टों में बांट देते हैं। जहाँ आपके पहला है आपके केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, दूसरा आपके फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, और तीसरा आपके जीव विज्ञान। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ रसायन विज्ञान के बारे में। तो उससे पहले हमने 9th और 10th में या छोटी क्लासेज में विज्ञान के बारे में बहुत सारा पढ़ा हुआ है। तो विज्ञान के बारे में एक छोटी सी बात जो आप सब जानते हैं, जो आपने बहुत सारी बार पढ़ी है, एक छोटी सी परिभाषा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकृति से प्राप्त एवं प्रयोगों से प्रमाणित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान या साइंस कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान है वो ज्ञान जो हमें कहाँ से प्राप्त हो? प्रकृति से प्राप्त हो, नेचर से प्राप्त होने वाला नॉलेज। और वो नॉलेज किस प्रकार का हो? वो नॉलेज हो प्रयोगों से प्रमाणित, एक्सपेरिमेंट द्वारा उसे प्रूफ किया गया हो, और उसके बाद उसे क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से संजोया गया हो हमारे लिए या हमारे पढ़ने के लिए, हमारी स्टडी करने के लिए। तो विज्ञान एक नॉलेज या एक अध्ययन है किसका? प्रकृति से प्राप्त उन प्रयोगों द्वारा प्रमाणित क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान का। ठीक है। तो विज्ञान में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हैं, जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ किए गए होते हैं, प्रमाणित किए हुए होते हैं। केवल किसी कोरी कल्पना को, किसी अफवाह को, किसी किद्वंती को हम विज्ञान में शामिल नहीं कर सकते। हम विज्ञान में केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ की गई हों, किसी सिद्धांत, किसी थ्योरी द्वारा उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई हो, एक क्रमबद्ध और उसका एक व्यवस्थित अध्ययन किया गया हो। ठीक है। उसके बाद साइंस की अगर हम बात करें तो जो साइंस वर्ड है, ये चीज भी आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है कि साइंस शब्द जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से बना हुआ है। साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना, जिसका मतलब होता है जानना। तो साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। तो साइंस का मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में जानना। जितनी ज्यादा जिज्ञासा, जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी आप में होगी, उतने ही आसानी से आप इस विषय को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे अपने दैनिक जीवन में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो साइंस पढ़ने से पहले जो सबसे बेसिक चीज है वो होना है आपके अंदर किसे जानने का गुण होना चाहिए। आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई।
जब तक आपके अंदर उसे जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। कोई रटना नहीं है, कोई याद रखने का या मेमोराइज करने का फंडा नहीं है। कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको हो सकता है कि याद रखनी हो, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ मान हैं कुछ चीजों के, बाकी सारी चीजें, सारे कंसेप्ट हमें समझ में आने चाहिए। कोई चीज, कोई कंसेप्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब तक आप वो जानने की जिज्ञासा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो साइंस पढ़ने से पहले, या जो स्टूडेंट अब 11th क्लास में साइंस लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी, अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर लें कि हमें साइंस पढ़नी है और उसमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उनके बारे में हम गहराई से जानेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। उसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मैं बात करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, ये क्या है। तो देखो, रसायन विज्ञान के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में एक कहावत है कि केमिस्ट्री इज द रूट ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान जो है, वो विज्ञान की जड़ है, उसकी रूट है। कैसे? अगर हम विज्ञान को एक पौधा माने, एक वृक्ष माने, एक पेड़ माने, तो उस पेड़ की जो जड़ें हैं, अगर ये पेड़ साइंस का है, इस पेड़ को हमने विज्ञान माना है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या हैं? केमिस्ट्री हैं। इसकी जड़ों को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए, अगर किसी पौधे की या किसी पेड़ में जड़ें ना हो तो उस पौधे का या उस पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता। वैसे ही अगर केमिस्ट्री ना हो तो विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। आप विज्ञान की कोई भी ब्रांच पढ़ें, किसी भी ब्रांच में, किसी भी फील्ड में आप आगे जाएं, आपको वहां केमिस्ट्री से रूबरू जरूर होना पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जियो केमिस्ट्री। तो आप फिजिक्स पढ़ोगे तब भी वहां आपको केमिस्ट्री मिलेगी, आप बायोलॉजी पढ़ोगे तब भी वहां आपको केमिस्ट्री मिलेगी। तो बिना केमिस्ट्री के विज्ञान की कल्पना करना ही पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि इसे हम रूट कैसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है उसमें हम बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं? एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, परमाणु और अणुओं का अध्ययन करते हैं। और आप जानते हो किसी भी पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, तो बिना एटम के तो पूरा नेचर ही पॉसिबल नहीं है। हर चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम की स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि द केमिस्ट्री जो है वो रूट ऑफ साइंस है, विज्ञान की जड़ है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा के बारे में या रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के मौलिक अवयवों, मौलिक अवयव का मतलब उसके जो बेसिक पार्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। और वो कौन है? परमाणु और अणु। ठीक है, और उनके रूपांतरण एक दूसरे में चेंज होने का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान किसे कहेंगे? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणु और अणु तथा उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में परमाणु और अणु के बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ भी कह सकते हैं। तो मुख्यतः हम पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, किस प्रकार से किसी पदार्थ का निर्माण होता है, कैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो सकता है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। उसके बाद कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए, वैसे तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में कई ऋषि, जैसे ऋषि कणाद है, नागार्जुन है, बहुत से ऐसे भारतीय ऋषि हुए हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान या बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन मुख्य रूप से आधुनिक विश्व की अगर हम बात करें तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो केमिस्ट्री का फादर या
फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, वो माना जाता है आपके एंटोनी लेवोजियर को। ये फ्रांस के एक केमिस्ट थे और इनका जो पीरियड था, मतलब जीवन काल जो था, वो 1743 से 1794 के बीच था। ये बहुत ही प्रसिद्ध रसायनज्ञ या केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हवा के अंदर मुख्य रूप से दो गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होती हैं, और इन्होंने ही ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया, O2 जिसे आज हम कहते हैं, उसी को नाम इन्होंने ही दिया। और इन्होंने ही बताया कि दहन और श्वसन जो हैं वो दोनों एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर को। अगर हम बात करें हमारे भारत की, इंडिया के बारे में, तो भारत में फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को, जिनका जीवन काल जो है वो 1861 से 1944 में रहा। इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, भारतीय रसायन का इतिहास, जिसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो केमिस्ट्री के बारे में इंडिया के अंदर विज्ञान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान या सबसे पहले जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका माना जाता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो हमारा आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। और अगर हमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है, तब हमारा आंसर होगा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज अपनी है वो है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ, द्रव्य या मैटर। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पदार्थ, इसी को हम कहते हैं द्रव्य और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। पदार्थ, द्रव्य या मैटर क्या होता है? तो देखिए, आपने ये नाम बहुत बार सुना है, ठीक है, कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है या मैटर क्या होता है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसका जो मीनिंग है वो इसके नाम में ही है। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज किया हमने, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य वर्ड जो है वो हमने यूज किया है द्रव्यमान से। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक मास होता है, जिसका एक द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? आपके द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो ये लिखेंगे कि वह वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो? एक निश्चित द्रव्यमान हो, एक निश्चित मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। अब हम पदार्थ को दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ का पहला वर्गीकरण हम कर सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें तो फिजिकल जो उसकी स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, उसके आधार पर मुख्यतः हम पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो भौतिक अवस्था होती है पदार्थ की, उसे हम कहते हैं ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, छोटी क्लासों में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठोस क्या होता है? ठोस किसी पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। देखिए, द्रव्यमान तो हर पदार्थ का निश्चित होता है, तो इस वर्ड को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है कि पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन उस पदार्थ का अगर आयतन और आकार ये दोनों भी निश्चित हों तो उस पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहेंगे। उस पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होगी? ठोस होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है,
इसका आकार और आयतन जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा, वैसा ही परसों रहेगा। ये अपने आप अपना आकार या आयतन चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या है, आपके ठोस वस्तु है। ये भौतिक अवस्था इसकी क्या है, ठोस है। तो ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था या ठोस वस्तु हम किसे कहेंगे, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, तो ठोस जो है उसका आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जो ठोस है उसके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण का मतलब है कि जिन कणों से वो मिलकर के पदार्थ बना है, वो कण अणु हो सकता है, वो कण परमाणु हो सकता है, वो कण आयन भी हो सकता है। तो जिन भी अवयवी कणों से, जिन भी पार्टिकल से मिलकर के वो पदार्थ बना हुआ है, वो अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण वो गति नहीं कर सकते, और इसलिए उस ठोस अवस्था का आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरी भौतिक अवस्था जो है अपनी, उसे हम कहते हैं द्रव यानी लिक्विड। ठीक है, तो यहां एक तो ये बात ध्यान रखें कि आपको द्रव और द्रव्य, इनमें फर्क पता होना चाहिए। ये द्रव्य है, द्रव्य का मतलब है पदार्थ या मैटर, जबकि द्रव का मतलब है लिक्विड। तो द्रव जो है वो द्रव्य की एक भौतिक अवस्था है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं बच्चे कि ये द्रव्य और ये द्रव, सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो ध्यान रखें, द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, और द्रव यानी उस पदार्थ की एक भौतिक अवस्था। ठीक है, तो द्रव क्या होता है, आप सब जानते हो। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे अगर हम एक पानी की बोतल लें, तो उस पानी की बोतल का जो आयतन है वो कितना है, 1 लीटर है। उस बोतल के अंदर 1 लीटर पानी है, लेकिन उस पानी का आकार कैसा है, उस बोतल के जैसा है। उस बोतल को अगर हम खोलें और बोतल को खोलने के बाद उस पानी को किसी बर्तन में डाल दें, तो पानी का आयतन कितना रहा, 1 लीटर ही रहा। पानी का आयतन चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका आकार पहले कैसा था, बोतल जैसा, क्योंकि वो बोतल में था। उसके बाद जब उसको आपने उसको किसी पात्र में, किसी बर्तन में डाला, तो उस पानी का आकार कैसा हो गया, उस बर्तन के जैसा हो गया। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है, द्रव जो होता है, उसका आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार जो है वो पात्र के अनुसार क्या हो सकता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसका आयतन निश्चित नहीं होता। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की तीसरी भौतिक अवस्था के बारे में, जिसे हम कहते हैं गैस। गैस, तो देखिए आप सब जानते हो कि गैस जो है उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, हम घर पर जो एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने में, उस सिलेंडर पर अगर आप गैस की अमाउंट जानना चाहो, उसकी मात्रा जानना चाहो, तो उस पर लिखा होता है 14.5 किलोग्राम, ना कि लीटर। सिलेंडर पर कहीं भी लीटर नहीं लिखा है, सिलेंडर पर
जब वो खाली है तब उसका द्रव्यमान कितना है वो लिखा होता है, जब वो भरा हुआ है तब उसका द्रव्यमान कितना होता है वो लिखा है, और उसमें जो गैस है उसका भी सिर्फ क्या लिखा होता है, द्रव्यमान लिखा होता है। इसका मतलब जब आप नया सिलेंडर लेते हैं उसमें गैस पूरी भरी हुई है 14.5 किलोग्राम, तब उसका आयतन जो है वो उस सिलेंडर के आयतन के बराबर है। मान लो कि सिलेंडर का आयतन 15 लीटर है, उस सिलेंडर में अगर हम पानी डालें तो उसमें कितना पानी आएगा, 15 लीटर पानी आएगा, ठीक है, हम एक बार ऐसा मान लेते हैं। तो उस गैस का आयतन कितना है, 15 लीटर है, ठीक है। उसका आकार कैसा है, उस सिलेंडर के जैसा है। फिर आपने उस गैस को यूज किया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, और फिर सिलेंडर हो गया खाली। जब सिलेंडर खाली हुआ तब भी उसमें थोड़ी सी मात्रा में अभी भी गैस बाकी है। उस स्थिति में भी उस गैस का जो थोड़ी सी गैस रही है उसका आयतन उतना ही है जितना पहले था, जितना सिलेंडर का पहले आयतन था। सिलेंडर का आयतन तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इसलिए जब सिलेंडर भरा हुआ था तब भी उसमें 15 लीटर गैस थी, और जब सिलेंडर खाली हो गया उसमें थोड़ी सी गैस बची तब भी उस गैस का आयतन कितना है, 15 लीटर है। इसका मतलब जो आयतन है वो उसका निश्चित नहीं है, ठीक है। दूसरा, आकार की बात करें तो सिलेंडर जब भरा हुआ था तब भी गैस ने उतना ही आकार ग्रहण कर रखा था, उस सिलेंडर के जैसा ही आकार ग्रहण कर रखा था, और जब उसमें थोड़ी सी गैस बची तब भी उसका आकार उस सिलेंडर के जैसा ही रहा। इसका मतलब गैस जो है उसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता, वो जिस पात्र में उपस्थित होती है उस पात्र का आयतन और आकार ही उस गैस का आयतन और आकार होता है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उस सिलेंडर से गैस को आपने किसी दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो उस गैस का जो आयतन और आकार है वो उस दूसरे सिलेंडर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो आपने 15 लीटर वाले सिलेंडर से उस गैस को किसी 20 लीटर वाले सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया, तो पहले उसी गैस का आयतन कितना था, 15 लीटर, और 20 लीटर वाले सिलेंडर में ट्रांसफर होने के बाद उसी गैस का आयतन कितना हो गया, 20 लीटर हो गया, ठीक है। और सिलेंडर का आकार चेंज हो गया तो उसका भी आकार चेंज हो गया। तो जो गैस होती है उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। तो गैस पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, वो पात्र के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो हमने मुख्य अंतर जो है ठोस, द्रव और गैस में ये देखा कि ठोस जो है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है, द्रव जो है उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार पात्र के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, और गैस जो है उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं है, ये दोनों ही पात्र के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, वहां हम इनमें डिटेल से अंतर करेंगे कि इनमें और क्या क्या अंतर है। फिलहाल हम इनके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। साथ ही यहां यह भी ध्यान रखें कि किसी भी पदार्थ की इन तीनों भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट या अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O, ठीक है, हम जानते हैं H2O जिसे आप नॉर्मली कहेंगे जल, ठीक है। तो जल जो है वो इसकी द्रव अवस्था को हम कहते हैं, इसी H2O की ठोस अवस्था को हम कहते हैं बर्फ, और इसी H2O की वाष्प अवस्था को हम कहते हैं, गैस अवस्था को हम कहते हैं वाष्प या जलवाष्प। तो देखिए जो जल है H2O जो है वो सॉलिड होता है, अगर आप उसे गर्म करो तो गर्म करने पर यही H2O किस में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में यानी कि जल में, और जब इसी H2O को और गर्म करते हैं तब यही H2O किस में बदल जाता है, गैस में यानी कि वाष्प में। तो यहां H2O हमने लिखा सॉलिड, सॉलिड का मतलब यहां ये क्या है, आइस है या बर्फ है। यहां ये कौन सी भौतिक अवस्था में है, बर्फ। बर्फ कौन सी भौतिक अवस्था हुई, ठोस, ठीक है, जैसा हमने यहां लिखा है सॉलिड,
ठीक है, ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ये भौतिक अवस्था है। सॉलिड के लिए S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए, द्रव के लिए L यूज करते हैं, गैस के लिए G यूज करते हैं, और अगर किसी पदार्थ का विलयन हो तब हम उसके लिए AQ यानी कि एक्वस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बर्फ थी उसको जब हमने गर्म किया, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो वो किसमें बदल गई, जल में। ठीक है, यानी कि पानी में, लिक्विड फॉर्म में। और फिर जल को हमने और गर्म किया तो इसे और गर्म करने पर ये किसमें बदल गया, जल वाष्प में। ठीक है, अब उल्टा प्रोसीजर कर सकते हैं, हम इस जलवाष्प को वापस क्या करें, ठंडा करें। ठीक है ना, तो जब जलवाष्प को ठंडा करोगे तो वो वापस किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। ठीक है, यानी कि जल में। और जब इस जल को भी ठंडा करेंगे और ज्यादा, तब ये किसमें बदल जाएगा, बर्फ में। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उन्हें हम एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज या अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। बर्फ को गर्म किया, पानी में बदल गया, पानी को गर्म किया, जलवाष्प बदल गई या बन गई, जलवाष्प को ठंडा किया, वापस पानी में कन्वर्ट हो गया, पानी को और ठंडा किया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जो पदार्थ है वो भौतिक रूप से कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा प्लाज्मा अवस्था भी होती है, लेकिन वो अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेवल तक आप पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था ध्यान रखें, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ठोस जो है उसका आयतन आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, द्रव जो है उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, और गैस जो है उसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। और लास्ट बात कि इन तीनों भौतिक अवस्थाओं को हम एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पदार्थ है उसे हम उसके संगठन यानी कि कंपोजिशन के आधार पर भी कई भागों में बांट सकते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो संगठन के आधार पर हम पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ को हमने डिवाइड किया 2 भागों में, जिनमें से पहले भाग को हमने कहा शुद्ध और दूसरे भाग को हम कहेंगे अशुद्ध। तो पहला जो है वो कहलाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और दूसरा भाग जो है वो आपका कहलाता है अशुद्ध पदार्थ, या इसी को हम कहते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या इसी को हम कहेंगे मिश्रण, मिक्सचर जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि संगठन के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, हाँ एक चीज और, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इन 2 वर्ड में। एक वर्ड तो होता है संगठन और एक वर्ड होता है संगठन। ये तो हमने ये वर्ड लिखा है संगठन। संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो पदार्थ है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट का क्या रेशियो है, उसकी सांद्रता क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तब तो हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, संगठन, यानी कि कंपोजिशन। कंपोजिशन आप समझते हो इंग्लिश वर्ड, और संगठन इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है ना, तो ये अपने केमिस्ट्री में कहीं नहीं आएगा, ये वर्ड हमें यूज ही नहीं करना। ठीक है, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, संगठन, यानी कि कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन के आधार पर जो मैटर या पदार्थ है उसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका कंपोजिशन निश्चित होता है, जिसका संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे पानी जो है वो एक शुद्ध पदार्थ है, H2O। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो 2:1 है। परमाणु की संख्या के आधार पर देखें कि जो H2O है उसमें हमेशा ऐसा ही होगा कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब H2O का जो कंपोजिशन है वो हमेशा कैसा है, निश्चित है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस में हमेशा 2 ही ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, कभी भी इन परमाणुओं की संख्या 3 या 4 नहीं हो सकती। तो शुद्ध पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जो, या जिनका संगठन जो है, जिनका कंपोजिशन जो है वो कैसा हो, निश्चित हो।
तो जिन पदार्थों का कंपोजिशन निश्चित होता है, संगठन निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके बाद इन्हीं शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट हम कहलाता है तत्व और दूसरे को हम कहते हैं यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को हम कह सकते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, एलिमेंट, और यौगिक का मतलब हुआ कंपाउंड। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, आपने कई बार ये वर्ड पढ़ा है छोटी क्लासों में, तत्व, हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, फला तत्व। तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे H2, हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि ये H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है। O2, ऑक्सीजन गैस, ये भी एक तत्व है। नाइट्रोजन गैस, ये भी एक तत्व है। ओजोन गैस, ये भी एक तत्व है। व्हाइट फास्फोरस P4, ये भी एक तत्व है। गंधक S8, ये भी एक तत्व है। ठीक है, तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, अक्रिय गैसें जो होती हैं, आर्गन है, हीलियम है, ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है, तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व या एलिमेंट कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है शुद्ध पदार्थ का, वो है यौगिक या कंपाउंड। यौगिक या कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखिए, यौगिक या कंपाउंड मिलकर बनते हैं किससे? तत्वों से। तो यौगिक या कंपाउंड वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। मतलब यौगिक जो बनेगा वो किससे बनेगा? दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से। और वो किस में मिलेंगे? एक निश्चित अनुपात में। उन तत्वों का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और दूसरा, वो किससे बनने चाहिए? आपस में किससे जुड़ने चाहिए? रासायनिक संयोग से, यानी कि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, रासायनिक बंध उनके बीच में बनना चाहिए। जैसे H2O, जल, तो जल दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अनुपात कितना है इनका? 2:1, और इनके बीच में एक रासायनिक बंध बना है, रासायनिक संयोग हुआ है, तो H2O है। और ले सकते हो आप चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें 3 तत्व हो गए। ये बना है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से, जहां इनका अनुपात है 1:1:3। ठीक है, अब आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जल में, H2O में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, कहीं भी आपको ऐसा जल का अणु नहीं मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से अलग हो। कहीं भी ऐसा नहीं होगा 2:2 हो, 2:3 हो, 1:2 हो। हमेशा इनका अनुपात यही रहेगा, 2:1। आप किसी भी तरह का चूना पत्थर ले लो, उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है परमाणुओं का, वो 1:1:3 ही रहेगा। ठीक है, तो यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो H2O है, कैल्शियम कार्बोनेट है, NaCl है, चाहे जितने आप एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, मेथेन है, ये सब क्या है? यौगिक हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की कि पदार्थ जो है वो अपने संगठन के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के बारे में हमने कहा कि शुद्ध पदार्थ वो होता है जिसका संगठन, उसका कंपोजिशन कैसा हो? निश्चित हो। तो जिन पदार्थों का कंपोजिशन, संगठन निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इन्हें फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले को हम कह सकते हैं तत्व और दूसरे को हम कहते हैं यौगिक। तो पहला शुद्ध पदार्थ है तत्व और दूसरा शुद्ध पदार्थ है यौगिक। तो तत्व तो हम उन पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे H2 है, O2 है, N2 है, P4 है, S8 है, एक ही तरह के परमाणु होने चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका तत्व कहलाता है। और दूसरा है यौगिक।
तो यौगिक वो पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, यौगिक क्या है? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जल है, चूना पत्थर है, नमक है, मेथेन है, ब्यूटेन है, एल्कोहल है, आप जितने भी चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते हो यौगिकों के बारे में। उसके बाद दूसरा जो हमने बात की वो थी अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण के बारे में। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का मतलब यह हुआ कि ऐसा पदार्थ जो किससे मिलके बना हो? 2 या 2 से अधिक तत्वों या 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिलने से बना हो। जैसे पानी में हमने नमक मिला दिया तो वो नमक और पानी का क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ठीक है, हवा जो है, हमारे चारों ओर जो हवा है वो भी क्या है? एक मिश्रण है। किसका? अलग अलग गैसों का। हवा में आपके ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, और भी बहुत सारी गैसेज उपस्थित हैं। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं। किसी भी अनुपात का मतलब यह हुआ कि जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि भाई 1 गिलास पानी में इतना नमक ही घोलना है। आप उस 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक डालो तब भी वो मिश्रण है, उसमें आप 2 चम्मच नमक घोल दो तब भी वो मिश्रण है। ठीक है, तो वहां उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों, ठीक है, तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। अब ये मिश्रण जो है ये भी 2 तरह के होते हैं। पहले को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरे को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण को हम कह सकते हैं इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर, और इसको हम कह सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रण तो हमने बात करी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब जो मिश्रण है वो 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी, सम प्लस अंगी, अंग का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है ना, हिस्से। तो ऐसा मिश्रण जिसके सभी हिस्से समान हो। सभी हिस्से समान होने का मतलब यह हुआ कि उस मिश्रण में जितने भी तत्व या जितने भी यौगिक उपस्थित है उन सब का संगठन, उन सब की सांद्रता, उन सब का अनुपात हर जगह कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर हम पानी में नमक घोलते हैं तो वो नमक और पानी का क्या है? समांगी मिश्रण है। कैसे कि जब आप पानी में नमक घोलोगे तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले पानी में नमक ज्यादा घुलेगा और ऊपर वाले पानी में नमक कम घुलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब आप उस पानी को पियोगे तो ऊपर से पीने पर उसमें खारापन कम होगा, नीचे से पीने पर उसमें खारापन ज्यादा होगा, क्योंकि नमक जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और क्या बनाएगा? समांगी मिश्रण बनाएगा। ठीक है, तो नमक को आप पानी में घोलो, चीनी को आप पानी में घोलो, वो सब क्या है? आपके समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण क्या हुआ कि ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों का संगठन और सांद्रता हर जगह कैसी हो? एक समान हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। तो समांगी मिश्रण का मतलब हुआ ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों या घटकों का अनुपात या संगठन हर जगह कैसा हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिश्रण। जैसे जल प्लस नमक का मिश्रण कैसा है? समांगी मिश्रण है। इसके अलावा वायु में
या गैसों का मिश्रण, ठीक है ना, दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण हमेशा कैसा होता है, समांगी। गैसों का मिश्रण हमेशा समांगी होता है, ये ध्यान रखना आप बात। गैसों का मिश्रण हमेशा कैसा होता है, समांगी होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो विषमांगी का मतलब हो गया जिसके पार्ट क्या हो, अलग अलग हो। समांगी का मतलब तो सम और विषमांगी का मतलब विषम, अलग अलग। तो ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटकों या अवयवों का संगठन या सांद्रता अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, यानी कि हर जगह पर क्या हो, उनका अनुपात अलग अलग हो। जैसे अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डालते हो तो मिट्टी धीरे धीरे पानी में नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर वाले पानी में मिट्टी की मात्रा कम होगी, और जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे पानी में मिट्टी की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि पूरे मिश्रण में मिट्टी का जो रेशियो है, मिट्टी का जो अनुपात है, मिट्टी की जो सांद्रता है, मिट्टी का जो कंपोजिशन है, वो एक समान नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो ऐसा मिश्रण आपके क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। या हम पानी और तेल को मिक्स करें, तो पानी और तेल को मिक्स करने पर आपको पता है पानी और तेल मिक्स नहीं होते, अगर होते भी हैं तो पानी में तेल की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, तो वहां तेल की और जो पानी का अनुपात है, उनकी जो सांद्रता है वो क्या नहीं होती, समान नहीं होती, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उपस्थित घटकों या अवयवों का संगठन या उनकी जो सांद्रता है वो समान नहीं होती। जैसे जल प्लस रेत या मिट्टी आप कह सकते हैं, जल प्लस तेल कह सकते हैं। ये कैसे मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो आज हमने बात की कि विज्ञान क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि रसायन विज्ञान क्या है, और फिर हमने बात की कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, भारत में रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, और संगठन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके पहले चैप्टर में थोड़ा सा हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में। आगे के वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मापने की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो नियम हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नाम है, तो रसायन विज्ञान के जो मूलभूत नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।